हेलो क्लास। बेटा इससे पहले कल हम लोगों ने चैप्टर 6 शुरू किया था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ अ सिंपलेस्ट कंसेप्ट कि कोई भी मैग्नेट अगर मूविंग है तो वो उसके अपनी मूविंग मैग्नेट जो है वो एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसी कंसेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ये ऊपर फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे, 3 एक्सपेरिमेंट के सेटअप थे। ठीक है, नाउ वी नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग पहले फ्लक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं ना, फाई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई बी है इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डिफाइंड इन द सेम वे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चैप्टर 1. Magnetic flux through a plane of area A placed in a uniform magnetic field B can be written as। अब ये प्लेन एरिया अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये बी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, इनके बीच में कोई भी प्लेन एरिया रख दिया गया, उसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पार हो रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उस एरिया के बीच में एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और ये जो एक्सिस है, मतलब प्लेन एरिया जो रखा गया है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के सेम डायरेक्शन में नहीं है, उससे थीटा एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। द नोशन ऑफ द एरिया एज अ वेक्टर हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब एरिया आपका किस पोजीशन में रखा गया है, इससे फ़र्क पड़ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो आप एरिया को स्केलर क्वांटिटी नहीं ले सकते, यहाँ पे आप उसको वेक्टर क्वांटिटी ही लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6.1 कैन बी एक्सटेंडेड टू कर्व्ड सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। यही कोटेशन जो है ये कर्व्ड सरफेस के लिए और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, इक्वेशन 6.1। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। अब ये कह रहे हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड्स हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट वेरियस पार्ट ऑफ द सरफेस एज शोन इन फिगर 6.5। अगर कोई फिगर 6, ये देखिए ये है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अलग अलग वैल्यू की निकल रही हैं, सेम नहीं है। मान लिया जाए कि इधर मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है B1 है, यहाँ पे अलग वैल्यू B2 है, यहाँ अलग वैल्यू B3, यहाँ अलग वैल्यू B4 है, और ये एरिया भी यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, तो सबका एरिया भी अलग अलग है, DA1 है, DA2 है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ ऑल दीज मैग्नेटिक फ्लक्सेस, यानी B1 DA1, B2 DA2, ऐसे अप टू n पार्ट तक अगर आपने किया है तो BN DAN तक, वेयर ऑल स्टैंड्स फॉर द समेशन ओवर ऑल द एरिया एलिमेंट। जितने भी एरिया एलिमेंट आपने माने हैं और जितनी भी आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की आपने वैल्यू मानी है उसका। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर और टेस्ला मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको पता ही है टेस्ला होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता है टेस्ला होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड, TM स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये अब दो वेक्टर क्या है अगर है तो इनका प्रोडक्ट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया ए, इसकी वैल्यू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर एग्ज़ाम में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाता है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होगा, साथ में आपको ये करनी होगी। इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ़ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेरिएशन इन एरिया दैट इट कैन बी रिटन एज अ समेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, पढ़ के देख लीजिए इसको। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिस्कस्ड इन सेक्शन 6.2 कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट। इन्होंने ये कहा कि जैसे आपने कल देखा था कि एक कॉइल C1 थी, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट केस में आप एक मैग्नेट को पुश और पुल कर रहे थे, तो मैग्नेट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ, लेकिन कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल से पास होंगी, N to S में जाके तो समराइज़ होती ही हैं, लेकिन जो दूर वाली रेंज वाली हैं वो कहीं ना कहीं कॉइल से पास होंगी।
तो जब आप मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं या इससे दूर ले जा रहे हैं, इसकी तरफ धकेल रहे हैं या इससे दूर धकेल रहे हैं, तो जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जो कॉइल के थ्रू पास हो रही है उनमें कुछ चेंज आएगा। दैट मीन्स किस में चेंज आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा जब हम मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे या इससे दूर खींचेंगे। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा ये एक ईएमएफ इंड्यूस करता है कॉइल में। इस कॉइल में ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो करंट फ्लो करती है, जो हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रीड करके बताता है, जो C1 से जुड़ी होती है। बात समझ में आई? जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ पुश करते हैं या आप पीछे की तरफ पुल करते हैं, धक्का मारते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं N से S तक क्लोज लूप बनता है, लेकिन जो दूर वाली हैं वो कुछ ना कुछ कॉइल से पास होंगी। ठीक है, अब इस प्लेन एरिया से पास हो रही हैं, दैट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जब चेंज कर रहे हैं बार बार पोजीशन, तो नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ फोर्सेस जो कॉइल से पास हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसकी तरफ से इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट की प्रोड्यूस होता है, जो गैल्वेनोमीटर हमें रीड करके बताता है। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया है। द मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल C1 इन एक्सपेरिमेंट 6.1 एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट लेके आ रहे थे ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल C2, या फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक कॉइल C1 थी और दूसरी कॉइल C2 थी, जो बैटरी से जुड़ी थी, जिस पे करंट फ्लो कर रही थी। तो चाहे इसमें आप मैग्नेट की बात करें, इसकी पोजीशन चेंज करें, या करंट कैरिंग कॉइल की पोजीशन की बात चेंज करें, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल। इनको हिलाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो C1 कॉइल में पास हो रहा है वो चेंज होता है। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस EMF इन कॉइल C1। यही जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक EMF इंड्यूस करता है। It was this induced EMF which caused electric current to flow in the coil C1 and through the galvanometer। यही induced EMF कारण है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कॉइल C1 में फ़्लो कर रहा है और जिसको कौन रीड कर रहा है? गैल्वेनोमीटर रीड करके बता रहा है। ठीक है, अब ये दो एक्सपेरिमेंट जो कल हमने बताए थे वो समझ में आ गए कि अगर आपकी कॉइल की C1 है और आप मैग्नेट को उसकी तरफ पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के एरिया से पास हो रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जब आप पास लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे तो कुछ चेंज आएगा, पहले ज़्यादा या बाद में कम, या पहले कम बाद में ज़्यादा। देयर इज़ सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई। दिस चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड अ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कॉइल, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, जो C1 में फ़्लो करती है और जिसकी रीडिंग गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर देता है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने की यूज़ की थी। की के बारे में क्या कह रहे हैं देखिए। व्हेन द टैपिंग की is pressed, the current in coil C2 rises from 0 to maximum value in a short time। देखिए कल हमने क्या दिया था कि यहाँ पे C2 कॉइल थी, यहाँ पे बैटरी लगी थी और यहाँ पे एक टैपिंग की लगी थी। तो इन्होंने जैसे ही हमने की को प्रेस किया, सर्किट जुड़ गया पूरा, तो मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट जितनी, पूरा रास्ता खुल गया, तो मैक्सिमम करंट जितनी फ़्लो कर सकती थी वो इस कॉइल के थ्रू फ़्लो कर गई। देखिए, व्हेन द टैपिंग की इज़ प्रेस्ड, द करंट इन कॉइल C2 राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, consequently the magnetic flux through the galvanometer coil C1 also increases। इसका मतलब जैसे करंट बढ़ गई तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी बढ़ गया उसकी वजह से। So it is the change in magnetic flux through coil C1 that produces an EMF in the coil when the key is held pressed। current in the coil C2 is constant। देखिए पहले केस में क्या था कि जब हमने इस की को प्रेस किया तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट ने मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर ली। इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू की वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी वो मैक्सिमम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की एक रीडिंग आ गई। ठीक, उसके बाद जब आप की उसको लगातार प्रेस कर रहते हैं तो आई उतना मेंटेन है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ, तो करंट उस समय क्या दे देगा? 0। और उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर
करंट दोबारा से इस सर्किट में क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी फिर चेंज इन फ्लक्स हुआ तो गैल्वेनोमीटर फिर कुछ रीडिंग देगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो ये था फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे स्टेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ कहता क्या है, The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। यानी कि जितना induced EMF है वो टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स के जितना, यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है उतना ही EMF इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ओके।